वेलकम टू ओरियन। आइए बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं अध्याय 5 और अध्याय 5 हमारा संबंधित होगा खनिज और ऊर्जा संसाधन से। यानी कि इस चैप्टर में हमें खनिज के बारे में पढ़ना है और हमारे देश में जो ऊर्जा संसाधन उपलब्ध है, यानी कि वो संसाधन जिनसे ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, वो सब हमें डिस्कस करना है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे खनिज के बारे में कि खनिज किसे कहा जाता है। देखिए, किसी भी देश में खनिज एक प्राकृतिक संपदा के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि खनिजों का जो निर्माण होता है वो प्रकृति की देन के साथ होता है। भूगर्भ यानी भूमि के अंदर खनिजों का निर्माण होता है और प्रकृति के अंदर जितनी भी प्रकार की उथल फुथल होती है, उन सब चीजों की वजह से हमारे देश में या दुनिया के सभी देशों के अंतर्गत खनिजों का निर्माण होता है। इसलिए खनिज एक प्राकृतिक संपदा के रूप में जाना जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं खनिज क्या होता है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चों, भूवैज्ञानिकों का अभिप्राय होता है वो वैज्ञानिक जिनका भूमि में एक स्पेशलाइजेशन होता है, जो भूमि पर रिसर्च करते हैं और इनसे मिलने वाले पदार्थों के बारे में गहनता से अध्ययन करते हैं, उनको भूवैज्ञानिक कहा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि भूमि का अभिप्राय किससे होता है? भूमि से होता है। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान, कौन से रूप से विद्यमान? प्राकृतिक रूप से, यानी प्रकृति के द्वारा दिया गया समरूप तत्व है, जिसके एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। यानी खनिज की क्या होती है? एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है जो प्रकृति के द्वारा समरूप रूप से विद्यमान या प्रदान किया जाता है। चट्टाने खनिजों का संयोजन होती है, यानी बहुत सारे खनिज मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? चट्टानों का निर्माण करते हैं। कभी कभी कुछ स्पेशल एक खनिज भी चट्टान का निर्माण करता है, परंतु जो बहुत सारी चट्टानी होती है, ज्यादातर जो चट्टानी होती है वो विभिन्न प्रकार के खनिजों के एक विशेष अनुपात से मिलकर के बनी होती है। तो कहा गया है कि चट्टाने खनिजों का संयोजन होती है और कुछ चट्टाने केवल एक ही खनिज से निर्मित होती है, जबकि अधिकांश चट्टाने विभिन्न अनुपातों के खनिजों के योग से बनती है। यानी कुछ चट्टाने तो केवल एक ही खनिज से मिलकर के बन जाती है, जबकि बहुत सारी या अधिकांश चट्टानों का निर्माण बहुत सारे खनिजों के एक अनुपात से मिलकर के बनता है। खनिजों के तत्वों के निर्माण और उस समय की भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों, किसकी बात की जा रही है बच्चों? भौतिक परिस्थितियों की आपसे बात की जा रही है और एक रासायनिक परिस्थितियों की आपसे बात की जा रही है। ठीक है, तो खनिजों के तत्वों के निर्माण में भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का प्रभाव देखने के लिए मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप खनिजों में विविध रंग, कोयला, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। यानी देश में या अर्थव्यवस्था में भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों के प्रभाव के कारण खनिजों का रंग निर्धारित होता है, उनकी कठोरता निर्धारित की जाती है, चमक, घनत्व और विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल उनके अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, आगे डिस्कस करेंगे अपन खनिजों की विशेषताएं कि खनिजों की क्या क्या विशेषताएं होती है। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, खनिजों की विशेषताओं की बात करें तो हमें पता है कि खनिज किसकी देन होते हैं? प्रकृति की देन होते हैं। प्रकृति में कई सारे प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं और भूगर्भ के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों की वजह से खनिजों का निर्माण होता है। इसलिए आप सबसे पहली विशेषता में इस चीज को शामिल कर सकते हो कि खनिज एक प्राकृतिक संपदा या प्राकृतिक संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर अपन यहाँ पर डिस्कस करें तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, खनिज भूगर्भ में असमान रूप से क्या होते हैं? वितरित होते हैं। भूगर्भ का मतलब होता है भूमि की निचली सतह के अंदर असमान रूप से। असमान रूप का अभिप्राय होता है कि भूमि की अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से अलग अलग मात्रा के अंतर्गत खनिजों का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता हमारे पास यहाँ पर ये रहेगी कि खनिज भूगर्भ से असमान रूप से वितरित होते हैं। दूसरी बात करते हैं अपन खनिजों के बारे में, तो अधिकांश खनिज ठोस, ठोस का मतलब ये होता है कि जड़ होते हैं, या कि नहीं उनके अंदर ठोसता पाई जाती है। ठीक है, जड़, अजैव
या अकार्बनिक संरचना वाले होते हैं, यानी कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो बिल्कुल ठोस होते हैं, जो बिल्कुल जड़ होते हैं और जिनके अंदर कोई कार्बनिक संरचना विद्यमान नहीं होती है, यानी अकार्बनिक संरचना वाले खनिज कहलाते हैं या खनिज होते हैं। तीसरी बात, और यहां पर यह भी बोला जा सकता है कि केवल कोयला और खनिज तेल जैविक तत्वों से बने खनिज संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, यानी दो ऐसे खनिज है, एक तो कोयला और एक खनिज तेल, जिनके अंदर किसका मिश्रण पाया जाता है? जैविक तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। तीसरी बात करते हैं बच्चों, एक बार समाप्त होने के पश्चात, यानी खनिजों की बात ये की जा रही है कि जब कोई खनिज एक बार प्रयोग में ले लिया जाए और वो समाप्त हो जाए तो उसका नवीनीकरण करना, यानी उसको दोबारा प्रयोग में लेना किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि खनिज का प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है, दोबारा इसका नवीनीकरण करना संभव नहीं होता है। तो देखिए बच्चों, एक बार समाप्त होने के पश्चात, यानी किसी खनिज का प्रयोग आपने करा और जब वो एक बार समाप्त हो गया तो आप उसका नवीनीकरण नहीं कर सकते, यानी दोबारा उसको प्रयोग में लाने के लायक नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इनका निर्माण किससे होता है? भूगर्भिक प्रक्रियाओं के द्वारा करोड़ों वर्षों के अंतर्गत होता है। किसी भी खनिज को केवल एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है, उसका दोबारा प्रयोग करना यानी उसका नवीनीकरण किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं होता, क्योंकि इनका जो उत्पादन होता है गर्भ के अंदर, यानी भूमि की काफी निचली सतह के अंदर और काफी करोड़ों वर्षों में किया जाता है। कुछ खनिजों की संरचना निर्माण केवल एक रासायनिक तत्व से होती है, यानी कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनके अंदर केवल एक ही रासायनिक तत्व विद्यमान होता है, लेकिन कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो बहुत सारे रासायनिक तत्वों से मिलकर के बने रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, कुछ खनिजों की संरचना का निर्माण केवल एक रासायनिक तत्व से होता है, जैसे हीरा एक ही रासायनिक तत्व से मिलकर के बनता है, परंतु अधिकतर खनिज, जैसा अभी आपको कहा गया था, लेकिन जो अधिकतर खनिज होते हैं वो बहुत सारे रासायनिक तत्वों का मिश्रण होते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के रासायनिक तत्व विद्यमान होते हैं। परंतु हीरा एक ऐसा खनिज का उदाहरण है जो केवल और केवल एक ही रासायनिक तत्व से मिलकर के बना होता है। तो कुछ खनिजों की संरचना का निर्माण केवल एक ही रासायनिक तत्व से होता है, जैसे हीरा, परंतु अधिकतर खनिज एक से अधिक रासायनिक तत्वों से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं खनिजों की उपलब्धता। देखिए, खनिज प्राय अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। अयस्क शब्द का प्रयोग खनिज में अन्य अवयवों तथा तत्वों के मिश्रण या संचयन के लिए किया जाता है। देखिए बच्चों, क्या बात की जा रही है कि खनिज के अंदर अयस्क शब्द का प्रयोग खनिज में अन्य अवयवों, यानी अयस्क शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि खनिज के अंदर अन्य प्रकार के अन्य अवयव या तत्व के मिश्रण उपलब्ध होते हैं। खनिज निम्न शेल समूह में पाया जाता है। सबसे पहली बात करें तो खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों की दरारों, जोड़ों, भ्रंशों में मिलते हैं। यानी कि बच्चों, बात यूं की जा रही है आपसे कि खनिज की बात करें तो खनिज हमें आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों की दरारों के रूप में या दरारों में, जोड़ों तथा भ्रंशों के अंदर मिलते हैं। खनिजों का छोटा जमाव शिराओं के रूप में तथा वृहद जमाव परत के रूप में होता है। यानी यूं कहा जा सकता है, खनिजों का जो छोटा जमाव होता है ये शिराओं यानी ऊपर की साइड होता है, और जो बड़ा जमाव होता है वो उनकी तलवों की साइड यानी परत की साइड पर पाया जाता है। जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि खनिजों का जमाव इन्हीं शिराओं में होता है। आगे देखते हैं बच्चों, कुछ खनिज अवसादी चट्टानों की परतों या संस्तरों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में जमाव, संचयन या निक्षेपण के कारण होता है। यानी आपसे बोला जा रहा है कि कुछ खनिज अवसादी चट्टानों की परतों, यानी जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनकी परतों में पाए जाते हैं, और इनका निर्माण क्षैतिज परतों में जमाव, संचयन और निक्षेपण के कारण होता है। कोयला, लौह अयस्क, जिप्सम, पोटाश, नमक व सोडियम जैसे खनिज भी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। यानी ये सारे वो खनिज है जो अवसादी चट्टानों के अंदर नीचे परतों के रूप में पाए जाते हैं।
और इनका मुख्य रूप से शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। और इनका निर्माण मुख्य रूप से कहां पर? शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। यानी पहला इनका क्या करना पड़ेगा? हमें वाष्पीकरण करना पड़ेगा। जबकि कुछ खनिजों का निर्माण धरातलीय चट्टानों के अपघटन से होता है। यानी जो कुछ खनिज होते हैं वो धरातलीय जो चट्टान होती है, उन चट्टानों के अपघटन होने के बाद कुछ खनिजों का निर्माण होता है। क्योंकि चट्टानों में घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टान रह जाती है और बॉक्साइट का निर्माण भी इसी प्रकार से होता है। अब तीसरी बात करते हैं, कुछ खनिज कहां पर? पहाड़ियों के आधार पर घाटी तल के रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में प्राप्त होते हैं। इन्हें फ्लेशर निक्षेप के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि फ्लेशर निक्षेप किसे कहा जाता है? तो जो कुछ खनिज होते हैं पहाड़ियों के आधार तथा घाटी के तल के रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में पाए जाते हैं। उन्हें फ्लेशर निक्षेप के नाम से जाना जाता है। और इन खनिजों में क्या क्या आता है? सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम प्रमुख है। महासागरीय जल में खनिज विशाल मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए बच्चों, सबसे विशाल मात्रा में खनिज कहां पर पाए जाते हैं? महासागरीय जल के अंदर पाए जाते हैं। साधारण नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन समुद्री जल से प्राप्त किए जाते हैं। किस किस की बात की जा रही है? साधारण नमक हमें समुद्री जल से प्राप्त होता है, मैग्नीशियम की बात कर लो, ब्रोमीन की बात कर लो, ये सब हमें किससे प्राप्त होते हैं? समुद्री जल से प्राप्त होते हैं। भारत में खनिजों का वितरण किस प्रकार से है? तो देखिए, सबसे पहले प्रायद्वीपीय चट्टानें। किसकी बात करेंगे बच्चों? सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्रायद्वीपीय चट्टानें। इसमें कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य आधारित अधात्विक खनिजों के अधिकतर भंडार संचित हैं। यानी जो प्रायद्वीप चट्टानें हैं, उन प्रायद्वीप चट्टानों के अंदर कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अधात्विक खनिजों के अधिकतर भंडार उपलब्ध हैं। फिर बात करते हैं अपन किसकी? गुजरात एवं असम की। अवसादी शेल गुजरात में तथा असम में पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं। यानी अवसादी शेल गुजरात और में तथा असम में पेट्रोलियम के निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। राजस्थान की बात करते हैं बच्चों, तो अनेक अलोह खनिज, कौन से खनिजों की बात की जा रही है? अलोह खनिजों की आपसे बात की जा रही है। तो अनेक अलोह खनिज प्रायद्वीपीय शेल क्रम में के साथ राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं। उत्तरी मैदान की बात करें तो उत्तरी भारत के विशाल जलोढ़ मैदान में खनिज की न्यूनतम अथवा अभाव पाया जाता है। यानी उत्तरी मैदान के अंदर उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदान में खनिज की न्यूनतम तथा अभाव पाया जाता है। पृथ्वी की सतह से खनिजों की निकासी की आर्थिक गतिविधि खनन कहलाती है। यानी जब पृथ्वी की सतह पर किसी भी प्रकार का कार्य करके उसके अंदर से जो गतिविधि करके जो भी चीजें निकाली जाती है उसको किसके रूप में जाना जाता है? खनन के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा बच्चों कि कहीं पर एक जो बड़ा मैदान होता है वहां पर चट्टानों को फोड़ा जाता है और चट्टानों को फोड़ करके वहां से कुछ चीजें प्राप्त की जाती है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खनन के रूप में जाना जाता है। और याद रखिएगा, खनन बिना सरकार की परमिशन के एक अवैध क्रिया है। यानी कहीं पर भी खनन कार्य करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होती है, तब जाकर के वो वैध क्रिया के रूप में जानी जाती है। तो भारत में पाए जाने वाले लगभग सभी खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनके खनन के लिए सरकारी सहमति आवश्यक है। कहा गया आपको कि जितने भी प्रकार के अधिकतर खनिज है वह सब राष्ट्रीयकृत हैं, यानी सरकार के संरक्षण में। और अगर यहाँ पर आपको खनन करना है तो पहले आपको सरकार से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति या सहमति लेनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको सरकार को क्या प्रदान करनी पड़ती है? रॉयल्टी प्रदान करनी पड़ती है। किंतु भारत के उत्तरी पूर्व जनजातीय क्षेत्रों में खनिज पदार्थों पर व्यक्ति विशेष या सामुदायिक स्वामित्व को स्पष्ट देखा जा सकता है। लेकिन अगर भारत के उत्तरी पूर्वी जनजातीय क्षेत्र की बात करें तो भारत के उत्तरी पूर्वी जनजातीय क्षेत्र में जो अधिक जो खनिज पदार्थ हैं उन पर ज्यादातर व्यक्तिगत विशेष या सामुदायिक स्वामित्व को स्पष्ट देखा जा सकता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति विशेष का अधिकार है, ज्यादातर काम प्राइवेट आदमी करते हैं और कोई एक सामुदायिक स्वामित्व उस पर काम कर सकता है।
भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य जैसे मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसे खनिजों का विस्तृत भंडार है। यानी भारत के उत्तरी पूर्वी की बात करें तो उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसे खनिज काफी विस्तृत मात्रा में उपलब्ध है। जोवई और चेरापूंजी की कोयला खदानों में खनन गतिविधियों में परिवार के सदस्य मुख्य रूप से सक्रिय रहते हैं। यानी जोवई और चेरापूंजी में कोयला के जो खदान या खानी होती है, उन गतिविधियों में परिवार के जो सदस्य होते हैं वो मुख्य रूप से एक्टिव होते हैं, यानी सक्रिय रहते हैं। यहाँ ये कार्य एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किए जाते हैं जिसे रेट होल खनन कहा जाता है। याद रखना बच्चों, रेट होल खनन पूछ लिया जाए तो एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में जो कार्य किए जाते हैं खनन करने के लिए, उसे रेट होल खनन के नाम से जाना जाता है। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा खनिजों का वर्गीकरण। अब प्यारे बच्चों, आपके सामने खनिजों के वर्गीकरण में सामने एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट के अंदर पूरे खनिजों का वर्गीकरण करा गया है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपन जितने भी प्रकार के खनिज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, खनिजों को धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी जो ये खनिज है इनको 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला आप धात्विक खनिज बोल सकते हो, दूसरा अधात्विक खनिज होता है और तीसरा ऊर्जा खनिज होता है, यानी ये ऊर्जा से संबंधित होता है। फर्स्ट आपके पास धात्विक खनिज है, दूसरा अधात्विक खनिज है और तीसरा ऊर्जा खनिज है। अब नाम से ही स्पष्ट यहाँ पर धात्विक खनिज यानी जिनके अंदर धातु पाई जाती है, अधात्विक खनिज जो बिना धातु के निर्मित होते हैं और ऊर्जा खनिज जिनसे ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, जो ऊर्जा से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार से खनिजों का वर्गीकरण करा गया है, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा। उसमें से भी बच्चों अगर अपन धात्विक खनिज की बात करें तो धात्विक खनिज में लोह धातु और लोहे का अंश जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, निकेल व कार्बोल्ट आदि, कोबाल्ट आदि। यानी धात्विक खनिज के उदाहरण आपको दिए गए हैं कि जो लोह अयस्क हैं ये एक मैग्नीज और एक निकेल और एक कोबाल्ट, ये किसके उदाहरण है? ये धात्विक खनिज के उदाहरण माने जाते हैं। प्यारे बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किन्हीं 2 धात्विक खनिज के उदाहरण लिखिए, तो उन धात्विक खनिज के उदाहरण में आप कौन कौन से उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हो? लोह अयस्क बताया जा सकता है, मैग्नीज बताया जा सकता है, निकेल बताया जा सकता है और कोबाल्ट बताया जा सकता है, क्योंकि ये सब धात्विक खनिज के उदाहरण माने जाते हैं। फिर दूसरा होता है अलोह धातु। दूसरा कौन सा होता है? अलोह धातु, जिसमें क्या क्या आता है? तांबा आता है, शीशा आता है, जस्ता आता है और बॉक्साइट आता है। ये क्या है? अलोह धातु के रूप में जाना जाता है। और बहुमूल्य खनिज आप जानते हो, बहुमूल्य खनिज में क्या क्या आता है? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? बहुमूल्य खनिज के अंतर्गत आते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या होगा? सोना एक बहुमूल्य खनिज है, क्योंकि आप जानते हो सोने की कीमत कितनी होती है, इसलिए इसको बहुमूल्य खनिज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चांदी है, प्लेटिनम है, हीरे, जवाहरात, इनकी बात करें तो ये सब बहुमूल्य खनिज के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अपन ने धात्विक जो खनिज है उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करिए और ये देखा है कि लोह धातु यानी जिसमें क्या होते हैं? लोहे के अंश होते हैं। लोह धातु का मतलब ऐसी धातु जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? लोहे के अंश पाए जाते हैं, उन्हें लोह धातु के रूप में जाना जाता है। और फॉर एग्जाम्पल किसकी बात कर सकते अपन? लोह अयस्क, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट। अगर अपन अलोह धातु की बात करें जिसके अंदर लोहे का अंश नहीं पाया जाता, वो क्या क्या होंगे? तांबा, शीशा, जस्ता, बॉक्साइट, जिनके अंदर लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। तो अपन अलोह धातु में ये लिख सकते हैं जहां पर लोहे का अंश न पाया जाए, लोहे का अंश न हो, उन्हें क्या कहा जाता है? अलोह धातु कहा जाता है। ठीक है,
और बहुमूल्य खनिज जो बहुमूल्य के होते हैं, यानी जिनकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है, उन्हें बहुमूल्य खनिज के रूप में जाना जाता है। जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? बहुमूल्य खनिज के अंतर्गत आते हैं। अधात्विक खनिज की बात करते हैं बच्चों, जो खनिज का दूसरा प्रकार है, ठीक है, यानी अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूनाश्म, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सब के किसके उदाहरण माने जाते हैं? ये सब माने जाते हैं हमारे लिए अधात्विक खनिज के। और ऊर्जा खनिज यानी ऐसे खनिज जिनसे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है या जिनको ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए काम में लिया जाता है, वह सब ऊर्जा खनिज के रूप में जाने जाते हैं, जो कि खनिज का तीसरा प्रकार है, जिसमें क्या क्या आएगा? कोयला। बच्चों, कोयला ऊर्जा को उत्पादन करने के लिए यूज में लिया जाता है। कोयले से बिजली भी बनाई जाती है, इसलिए कोयला ऊर्जा खनिज का उदाहरण माना जाता है। पेट्रोलियम पे और प्राकृतिक गैस, इन सबको किसका उदाहरण माना जाता है? ऊर्जा खनिज का उदाहरण माना जाता है। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा खनिजों का वर्गीकरण, जिसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर पे धात्विक खनिज। देखिए, धात्विक खनिज का मतलब क्या होता है? वो खनिज जिनके अंदर लोहे के अंश पाए जाए। धात्विक खनिज का मतलब ऐसे खनिज जिनके अंदर किसके अंश पाए जाएं? लोहे के अंश पाए जाते हो, उन्हें धात्विक खनिज के रूप में जाना जाता है। और लिखा हुआ है लोहे के अंश पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? धात्विक खनिज के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों, वे खनिज जिनमें लोह के अंश पाए जाते हैं धात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, टंगस्टन, ये सब किसके उदाहरण हैं? धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। अब एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धात्विक खनिज के कोई 2 उदाहरण या 3 उदाहरण बताइए, तो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है कि आप धात्विक खनिज के उदाहरण के रूप में क्या क्या प्रस्तुत कर सकते हो। सोना, चांदी, टंगस्टन, ये सब धात्विक खनिज के उदाहरण माने जाते हैं। और बच्चों, इनके 2 प्रकार होते हैं, यानी जो धात्विक खनिज होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है लोह खनिज। कौन सा होता है? लोह खनिज। और दूसरा होता है अलोह खनिज। ठीक है, जो धात्विक खनिज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लोह खनिज और दूसरा होता है अलोह खनिज। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? लोह खनिज के बारे में, कि लोह खनिज क्या होते हैं। देखिए बच्चों, लोह खनिज की बात की जाए तो जिसमें लोह के अंश पाए जाते हैं उन्हें लोह खनिज के रूप में जाना जाएगा। तो लोहे के अंश वाले खनिज, किसकी बात की जा रही है आपसे? लोहे के अंश वाले, यानी जिस खनिज के अंदर लोह के अंश पाए जाएंगे उन्हें लोह खनिज के रूप में जाना जाता है। तो लोहे के अंश वाले खनिज लोह खनिज कहलाते हैं। और लोह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य का 3/4 भाग हैं। देखिए बच्चों, एक बहुत ही स्पेशल लाइन यहाँ पर लिखी गई है कि लोह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य का कितना भाग होते हैं? 3/4 भाग होते हैं। यानी जितने भी धात्विक खनिज उत्पन्न होते हैं उन सारे धात्विक खनिज का 3/4 भाग किसका पाया जाता है? लोह खनिज का पाया जाता है। अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें कि सपोज करना जैसे धात्विक खनिज 100% है, तो इस 100% का कितना? 3/4 भाग। 3/4 भाग का मतलब होता है 75% जो पार्ट होता है वो किसका होता है? इस धात्विक खनिज में लोह खनिज का पाया जाता है। अगली बात करते हैं, भारत अपनी मांग को पूरा करने के पश्चात, मांग को पूरा करने के पश्चात का मतलब होता है कि हमारे देश में लोह खनिज की जितनी मांगे वो अगर पूरी हो जाती है तो उसके पश्चात जो बाकी का लोह खनिज बचता है उसको हम दूसरे देशों को क्या कर देते हैं? निर्यात कर देते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी देश के आर्थिक अर्थव्यवस्था के विकास का स्तर काफी हद तक निर्भर करता है उस देश के द्वारा अन्य देशों को किए गए निर्यातों पर, क्योंकि आपका देश
अन्य देशों को जितना ज्यादा से ज्यादा निर्यात करेगा उतनी ही आपको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, और जिस देश को विदेशी मुद्रा की ज्यादा प्राप्ति होगी उसके विदेशी विनिमय भंडार उतने ही ज्यादा होंगे और वो देश उतना ही आर्थिक रूप से वृद्धि करेगा और आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ेगा। तो हमारे देश में क्या होता है कि जो लौह खनिज है उनकी मांग पूरी होने के पश्चात जो एडिशनल जो एक्स्ट्रा बचता है उसको हम दूसरे देशों को क्या कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं। तो भारत अपनी मांगों को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का क्या कर देता है, निर्यात करता है, यानी दूसरे देशों को बेच देता है। और लौह खनिजों को लौह अयस्क एवं मैग्नीज में विभाजित किया जाता है। यानी अगर मैं लौह खनिज की बात करूं तो लौह खनिज को किस किस के रूप में, एक तो लौह अयस्क के रूप में और एक मैग्नीज के रूप में विभाजित किया जा सकता है। यानी आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि जो लौह खनिज है वो लौह खनिजों के अंतर्गत क्या क्या आता है, एक तो लौह अयस्क आता है और एक मैग्नीज आता है। इसलिए लास्ट में आपको ये बता दिया गया है यहाँ पर कि लौह खनिज को लौह अयस्क और मैग्नीज के रूप में विभाजित किया जाता है। आइए बच्चों सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो लौह अयस्क होता है उसका क्या अभिप्राय होता है और किसी प्रकार से लौह अयस्क में प्राप्त होता है, उसका क्या यूटिलाइजेशन होता है। तो देखिए लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। कौन सा खनिज माना जाता है, आधारभूत खनिज माना जाता है लौह अयस्क को, जो भारत के औद्योगिक विकास की क्या मानी जाती है, रीढ़ मानी जाती है। यानी सबसे पहले अगर अपन लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज माना जाता है जो भारतीय औद्योगिक विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि औद्योगिक विकास करने के लिए खनिजों की आवश्यकता होती है और औद्योगिकरण के अंतर्गत या उद्योग के अंतर्गत इस लौह अयस्क का प्रयोग काफी बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसलिए उनकी रीढ़ की हड्डी का काम किसके द्वारा किया जाता है, लौह अयस्क के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसको प्रयोग में लेकर हमारे देश के औद्योगिक क्षेत्र वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। लौह अयस्क के बिना हमारे देश के जो औद्योगिक क्षेत्र वो बिल्कुल अधूरे हैं। इसलिए कहा गया है आपसे कि भारत की जो औद्योगिक विकास है या भारत का अगर आपको औद्योगिक विकास करना है तो औद्योगिक विकास की जो रीढ़ की हड्डी है वह किसको माना जाता है, लौह अयस्क को माना जाता है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि भारत के औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी लौह अयस्क को कहा जाता है, या हमारे देश के जो औद्योगिक क्षेत्र है उनके विकास की हड्डी भी किसको कहा जाता है, लौह अयस्क को माना जाता है। और भारत में उच्च कोटि का मतलब होता है अच्छी गुणवत्ता, जिसके अंदर गुणवत्ता बहुत अच्छी पाई जाती है उसे उच्च कोटि कहा जाता है। और भारत में उच्च कोटि का जो लौह अयस्क है उसके भंडार काफी मात्रा में विद्यमान है। तो भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क के भंडार विद्यमान है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरी बात, सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क मैग्नाइट है। यानी अगर अपन बात करें कि सबसे बेस्ट लौह अयस्क क्या है, तो बच्चों सबसे बेस्ट लौह अयस्क किसको कहा जाता है, मैग्नेटाइट को कहा जाता है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में या सर्वोत्तम प्रकार के लौह अयस्क का उदाहरण क्या है, तो मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार के लौह अयस्क का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, जिसमें 70% से अधिक, कितने प्रतिशत से अधिक की बात की जा रही है आपसे, 70% से अधिक की आपसे बात की जा रही है, लोहांश पाया जाता है। यानी क्यों इसको सबसे बेस्ट माना जाता है, भारत में जो मैग्नेटाइट है ये सबसे बढ़िया लौह अयस्क या सर्वोत्तम लौह अयस्क क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो 70% है ये 70% लौह अंश यानी लोहे के अंश पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा लौह अंश पाए जाने के कारण मैग्नेटाइट को क्या कहा जाता है, सर्वोत्तम लौह अयस्क कहा जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं, यानी इसके अंदर सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण पाए जाते हैं और चुंबकीय गुण पाए जाने के कारण यह विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी होता है। यानी 70% लौह अयस्क होने की वजह से मैग्नेटाइट में सबसे बेस्ट माना जाता है। दूसरी बात, चुंबकीय गुण ज्यादा होते हैं इसके अंदर और इसी वजह से इसको विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है या काम में लिया जाता है।
अगर हेमेटाइट में लोहांश की बात करें, हेमेटाइट की बात करें अपन, तो हेमेटाइट में लोहांश की मात्रा कहां से कहां तक होती है? 50 से 60% तक। सबसे ज्यादा तो मैग्नेटाइट में 70% तक होती है। और हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट में 50 से 60% तक किसकी मात्रा पाई जाती है? लोहांश की मात्रा पाई जाती है। और यह महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, यानी इसको भी औद्योगिक क्षेत्रों में काम में लिया जाता है। इसलिए इसके लिए भी कहा गया है कि यह भी एक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी कितनी मात्रा पाई जाती है? लोहांश की 50 से 60% मात्रा पाई जाती है, और जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग होता है, यानी औद्योगिक क्षेत्र में इसका अधिकतम मात्रा में उपयोग किया जाता है। किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी क्या होती है? कम होती है। यह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हेमेटाइट में भी लोहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है, और वो मात्रा कितनी? 50 से 60%। लेकिन अगर अपन ऊपर बात करें मैग्नेटाइट की, तो मैग्नेटाइट में 70% है। इसलिए नीचे बोला गया है कि मात्रा तो इसमें भी अधिक होती है, और ये भी औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन इसमें लोहे की मात्रा मैग्नेटाइट के कंपेयर में क्या होती है? कम होती है। वर्ष 2018-19 में लौह अयस्क का लगभग 97% उत्पादन ओडिशा की बात की जा रही है। यानी देश का टोटल जितना भी लौह अयस्क उत्पादित किया जाता है, या हमारे देश से टोटल जितना भी लौह अयस्क बरामद होता है या मिलता है, उसका 97% ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड से प्राप्त हुआ है। यानी टोटल जितना लौह अयस्क उत्पादित हो हमारे देश के अंदर, उसका 97% हिस्सा, कितना परसेंट बच्चों? 97% हिस्सा इन क्षेत्रों से ही प्राप्त हो जाता है। किस किस से? ओडिशा से, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड से। बाकी का बचा कितना? 3% जो अन्य क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों भारत में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र। अब लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? सबसे पहला ओडिशा झारखंड पेटी की बात करते हैं, यानी ये एक क्षेत्र है जिसे क्या कहेंगे हम लोग? ओडिशा झारखंड पेटी। अब क्या है कि ओडिशा के मयूरभंज वो केंदुझार जिलों में बादाम पहाड़ से उच्च कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क निकाला जा सकता है। बच्चों याद रखिएगा, यानी कि ओडिशा झारखंड पेटी से क्या मिलता है? आपको उच्च कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क प्राप्त होता है। और इसी के पास झारखंड में सिंहभूम जिले में, कौन से जिले की बात की जा रही है? सिंहभूम जिले में गुआ और नोआमुंडी से हेमेटाइट का खनन किया जा सकता है। यानी कि बच्चों सबसे पहला क्षेत्र आपके ओडिशा झारखंड पेटी, जिसमें उच्च कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क आपको प्राप्त होता है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। अब दूसरा क्षेत्र कौन सा है? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। अब देखिए यहां से क्या प्राप्त होता है हमें, तो इस पेटी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों के क्षेत्र आते हैं। यानी कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात होगी आपके लिए। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी के अंदर कौन कौन से क्षेत्र को शामिल किया जाता है, तो दुर्ग बस्तर चंद्र पेटी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के राज्य के क्षेत्र आते हैं। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में अवस्थित बेलाडीला पहाड़ी में, यानी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के अंदर कौन सी पहाड़ी की बात की जा रही है आपसे? बेलाडीला की पहाड़ी में उच्च किस्म का हेमेटाइट पाया जाता है। यानी दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी का एक एरिया जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसमें छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है उसके अंदर बेला डीला पहाड़ी पर उच्च किस्म का, कौन सी किस्म का? यानी हाई वेराइटी का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क के 14 भंडार मिलते हैं। कितने भंडार मिलते हैं बच्चों? 14 भंडार मिलते हैं। और इसमें इस्पात बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। यानी इस्पात बनाने के लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? विद्यमान होते हैं। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं बेल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमगलुरु तुमकुरू पेटी की बात करते हैं। तो देखिए
कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क विशाल मात्रा में संचित है। कौन से अयस्क की बात की जा रही है? लौह अयस्क की आपसे बात की जा रही है। कर्नाटक में पश्चिम घाट में अवस्थित कुद्र मुख की खाने 100% लौह अयस्क की निर्यात इकाई है। बच्चों, निर्यात का मतलब समझते हो? जब हमारे देश के द्वारा दुनिया के अन्य देशों को वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? निर्यात कहा जाता है। और कुद्रेमुख की चट्टानें संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक है। यानी कि बच्चों यहां थोड़ा सा मिस हो रहा है, में से, यानी अगर अपन कुद्रेमुख की चट्टानों की बात करें तो संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक है। इस पेटी में लौह अयस्क के घोल के रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु पत्तन के निकट पहुंचा जाता है। और महाराष्ट्र गोवा पेटी की बात करें तो यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले और गोवा में स्थित है, जहां के लौह अयस्क की गुणवत्ता निम्न कोटि की होती है। इसका मारमागांव पत्तन से निर्यात किया जाता है। कहां से? मारमागांव पत्तन से निर्यात किया जाता है। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं अपन मैग्नीज की, कि मैग्नीज एक ऐसा धातु तत्व, याद रखना बच्चों, मैग्नीज क्या होता है? धातु तत्व होता है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में किया जाता है। यानी मैग्नीज एक धातु तत्व होता है जिसका निर्माण इस्पात के विनिर्माण के लिए किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग कीटनाशक, ब्लीचिंग पाउडर और पेंट बनाने में होता है। ठीक है, पेंट वो पहनने वाली पेंट नहीं है, पेंट करने वाली की बात की जा रही है आपसे यहां पर। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बच्चों? 5वां स्थान है। इंपोर्टेंट है, मैग्नीज की दृष्टि से भारत का उत्पादन में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। और ओडिशा भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी बातें आपको यहाँ सीखने की मिल रही है कि भारत विश्व में मैग्नीज का कौन सा उत्पादक देश है? 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा मैग्नीज का जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा माना जाता है? उड़ीसा माना जाता है। उड़ीसा के अंदर सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। अब बात किसकी आती है? अलोह खनिज की आती है। पहले अपन लोह खनिज के बारे में डिस्कस करते, अब अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अलोह खनिज। अलोह खनिज जिनके अंदर लोहे का अंश नहीं पाया जाता उन्हें अलोह खनिज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी ऐसे खनिज जिनमें लोह तत्व विद्यमान नहीं होते हैं उन्हें अलोह खनिज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऐसे खनिज जिनके अंदर लोहे के तत्व, लोह अंश विद्यमान नहीं होता उन्हें अलोह खनिज के रूप में जाना जाता है। अलोह खनिज कहलाते हैं। भारत में अलोह खनिज के सीमित भंडार है, यानी हमारे पास, हमारे देश में अलोह खनिज के ज्यादा भंडार नहीं है। सीमित भंडार यानी सीमित मात्रा में हमारे देश से अलोह खनिज का उत्पादन देखने के लिए मिलता है। और इसमें क्या क्या आता है? तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना जैसे खनिज आते हैं। और अलोह खनिजों का उपयोग धातु शोधन, इंजीनियरिंग तथा विद्युत उद्योगों में होता है। यानी अलोह खनिज का जो उपयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? धातु शोधन में किया जाता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्रों के अंतर्गत किया जाता है और विद्युत उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अब बात आती है कि अलोह खनिज में तांबा और बॉक्साइट का वर्णन निम्नलिखित है। यानी आपको अलोह खनिज के बारे में कौन कौन से बताए जाएंगे? एक तो तांबा के बारे में बातें बताई जाएगी और एक बॉक्साइट के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि जो अलोह खनिज है उसमें तांबा और बॉक्साइट का हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात करते हैं अपन किसकी? तांबा की। देखिए बच्चों, तांबा का जो उपयोग किया जाता है या तांबे का जो उपयोग किया जाता है वो सबसे पहले बिजली के तार बनाने के लिए तांबे को यूज में लिया जाता है। वैसे तांबे के और भी कई सारे उपयोग होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर उपयोग तांबे के किस में किए जाते हैं? बिजली के तार बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाने के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ रसायन उद्योग में भी तांबे का प्रयोग किया जाता है। तो तांबे का उपयोग किस में उपयोग की बात करें अगर तांबे के की, तो एक तो बिजली के तार बनाने में किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स और एक रसायन उद्योग में तांबे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
आगे देखें अगर अपन पॉइंट नंबर सेकंड, मध्य प्रदेश का बालाघाट, आपसे एमपी की बात की जा रही है और एमपी में कौन सा क्षेत्र, बालाघाट क्षेत्र। स्पेशल आपको मेंशन करा गया है, पूरे एमपी क्षेत्र की बात नहीं की जाएगी, पूरे मध्य प्रदेश की बात नहीं की जा रही, मध्य प्रदेश के पर्टिकुलर किसी एक एरिया की बात की जा रही है और वो एरिया कौन सा है आपके लिए, बालाघाट। झारखंड का सिंहभूम, ठीक है, और राजस्थान का खेतड़ी, राजस्थान का कौन सा बच्चों, खेतड़ी, ठीक है। ये भारत के कुछ ऐसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं जहां पर तांबा का उत्पादन किया जाता है। यानी हमारे देश में जो तांबा का उत्पादन किया जाता है वो अधिकतर मध्य प्रदेश के बालाघाट में, झारखंड के सिंहभूम में और राजस्थान के खेतड़ी में ज्यादातर तांबे का उत्पादन किया जाता है। तांबा अपने उत्कृष्ट विद्युत चालकता, यानी तांबा के अंदर विद्युत चालकता काफी ज्यादा होती है कि गुण के कारण महत्वपूर्ण खनिज है, इसलिए इसको एक महत्वपूर्ण खनिज का दर्जा दिया जाता है या महत्वपूर्ण खनिज के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात करते हैं बच्चों बॉक्साइट की, ठीक है। अब बॉक्साइट की अगर बात करें तो बॉक्साइट की जो संरचना होती है वो एल्यूमिनियम सिलिकेटों के समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। यानी इसकी जो रचना बनती है वो किससे बनती है, बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से संबंध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। यानी जब चट्टानों का विघटन होता है, ठीक है, तो उन चट्टानों के विघटन से किसका निर्माण किया जाता है, बॉक्साइट का निर्माण होता है। बॉक्साइट एक क्ले का मतलब होता है चिकनी मिट्टी, क्या होता है, चिकनी मिट्टी। तो बॉक्साइट एक क्ले यानी चिकनी मिट्टी के समान दिखने वाला पदार्थ है। बॉक्साइट किसके समान दिखता है प्यारे बच्चों, चिकनी मिट्टी के समान दिखने वाला जो पदार्थ है उसको क्या कहा जाता है, बॉक्साइट कहा जाता है। जिसमें एल्यूमिना को अलग किया जाता है, यानी बॉक्साइट में से एल्यूमिना को अलग कर लिया जाता है और बाद में यह एल्यूमिना एल्यूमिनियम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी क्या कहा गया आपसे कि जो बॉक्साइट है एक चिकनी मिट्टी के समान दिखाई देता है या होता है और चिकनी मिट्टी को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, क्ले कहा गया है और इसमें से एल्यूमिना को अलग कर लिया जाता है और एल्यूमिना को अलग करने के बाद में किसका काम करता है, किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, एल्यूमिनियम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एल्यूमिनियम अपनी मजबूती और कम भार के लिए जाना जाता है। आपने देखा कई सारी अपन एल्यूमिनियम की चीजें बनाते हैं तो जो एल्यूमिनियम होता है उसका जो वेट होता है वो आप उठा करके देखिए, कभी कहीं पर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर मान लीजिए एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जा रहा है तो उठाने में काफी हल्का नजर आएगा लेकिन वो काफी ठोस होता है, यानी काफी ज्यादा उसके अंदर मजबूती पाई जाती है। तो एल्यूमिनियम अपनी मजबूती और कम भार के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग किसमें, बर्तन बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम का बर्तन होता है ना, कई भारत में कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सब्जी बनाने के लिए एल्यूमिनियम की कढ़ाई का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बच्चों किया जाता है वो एक अलग बात है। ज्यादातर अगर अपन जनरल नॉलेज की बात शेयर करना चाहूं आप लोगों से तो ज्यादातर जो सब्जियां बनाई जाती है वो लोहे की कढ़ाई में बनाई जानी चाहिए ताकि उससे हमारे बॉडी को कुछ पोषक तत्व प्रदान होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आई है कि एल्यूमिनियम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, बिजली के सामान बनाने के लिए भी एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत में बॉक्साइट मुख्यतः, भारत में बॉक्साइट की बात की जा रही है तो भारत में बॉक्साइट मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल की पहाड़ियां तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में पाया जाता है। यानी अगर हम लोग किसकी बात करें आपसे बॉक्साइट की तो बॉक्साइट अमरकंटक पठार, मैकाल की पहाड़ियां और बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों के अंतर्गत पाया जाता है। ओडिशा में कोरापुट, देखिए किसकी बात की जा रही है आपसे, ओडिशा की बात की जा रही है। ओडिशा में कोरापुट बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन करता है। यानी ओडिशा के अंदर जो कोरापुट है वो सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है और भारत में ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि भारत का वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा किसका निर्माण किया जाता है, बॉक्साइट का निर्माण किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, ओडिशा आपका आंसर माना जाएगा। यानी ओडिशा एक ऐसा राज्य है
जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में किसका निर्माण किया जाएगा, बॉक्साइट का निर्माण किया जाएगा। इसलिए ओडिशा को एक बॉक्साइट निर्माणक उत्पादक राज्य के रूप में भी जाना जा सकता है। कोरापुट जिले का पंचपतमाली निक्षेप ओडिशा का सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट केंद्र है, यानी ओडिशा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, पंचपतमाली निक्षेप ओडिशा का सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट केंद्र। आगे बढ़ते बच्चों, ये बात हो गई धात्विक खनिज की। अब हम आ जाते हैं किस पर, अधात्विक खनिज के अंदर। ठीक है, धात्विक खनिज के ऊपर ने खूब बात कर ली है। अब अपन आगे थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं और अधात्विक खनिज पर आ जाते हैं। तो देखिए, अधात्विक खनिज की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसके गलने के पश्चात किसी नए उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। यानी अगर अधात्विक खनिज गल गया, जिसके अंदर कोई धातु नहीं है, अगर वो गल गया तो फिर उसके बाद आप किसी भी वस्तु का उससे निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको ये बोला गया है कि अधात्विक खनिज की मुख्य विशेषता क्या होती है कि इसके गलने के पश्चात, यानी जब अधात्विक खनिज गल जाता है तो उसके पश्चात किसी नए उत्पाद का निर्माण नहीं किया जा सकता। यह सामान्यतः परतदार चट्टानों से निर्मित होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, सैंडस्टोन आदि। ग्रेनाइट और सैंडस्टोन किसके उदाहरण माने जाएंगे, अधात्विक खनिज के उदाहरण माने जाते हैं। अभ्रक और चूना पत्थर महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज है जिनका वर्णन निम्नलिखित है। यानी महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज के रूप में किस किस को जाना गया है, अभ्रक को और चूना पत्थर को। अब आपको यहाँ पर पे जो अधात्विक खनिज मुख्य रूप से जो दो बताए गए, कौन कौन सा, अभ्रक और चूना पत्थर। तो इनके बारे में आगे डिटेल भी समझा रखी है कि अभ्रक के बारे में पढ़ेंगे अब अपन कि अभ्रक किस प्रकार का एक अधात्विक खनिज होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अभ्रक की बात की जाए तो इसका विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में अधिक उपयोग होता है। जो अभ्रक होता है इसका ज्यादातर उपयोग एक तो विद्युत उद्योगों के अंतर्गत, एक इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के अंतर्गत ज्यादा किया जाता है। तो इसका विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में अधिक उपयोग होता है क्योंकि यह पैरा विद्युत शक्ति से संपन्न व उच्च वोल्टेज का प्रतिरोधी होता है, इसलिए ज्यादा प्रयोग किया जाता है यहाँ पर उद्योगों में। और किस लिए किया जाता है, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उच्च वोल्टेज का क्या होता है, प्रतिरोधी होता है। किसका प्रतिरोधी होता है, उच्च वोल्टेज का प्रतिरोधी होता है। अभ्रक प्लेटों तथा पत्रण क्रम के रूप में पाया जाता है जिसे चादरों के रूप में आसानी से विभाजित किया जा सकता है। तो बच्चों, ये सबसे पहला पॉइंट था अभ्रक, जिस वो अधात्विक खनिज का उदाहरण होगा। और हमें इसमें दूसरा पॉइंट क्या पढ़ना होगा, चूना पत्थर। अभी अभ्रक के बारे में आपको एक और बात बोली गई है। अभ्रक मुख्यतया काला, हरा, लाल, पीला, भूरा तथा अपारदर्शी होता है। यानी जो अभ्रक होता है वो काला, पीला, हरा, भूरा व अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब जो पारदर्शी नहीं है। भारत में अभ्रक का निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों, विशेषकर बिहार और झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग की पेटी में पाया जाता है। यानी इन क्षेत्रों के अंतर्गत हमारे देश में क्या पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। और राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में एक तो अजमेर जिले के अंतर्गत और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर देश के प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं। यानी जो राजस्थान में अगर अपन अभ्रक की बात करें तो अभ्रक राजस्थान में कहां पर पैदा होता है, अजमेर के अंदर। और अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में अभ्रक कहां पैदा होता है, नेल्लोर के अंदर उत्पादित किया जाता है। बात करते हैं दूसरा अधात्विक खनिज में चूना पत्थर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। दो बातें की गई थी अधात्विक खनिज में, एक तो जो प्रमुख है अभ्रक और दूसरी बात करेंगे अपन किस पर, अब चूना पत्थर पर। चूना पत्थर अधिकांश अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यानी जो अवसादी चट्टान होती है उनके अंदर ज्यादातर क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। यह कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यानी कि जो चूना पत्थर पाया जाता है वो कुछ प्रमुख स्पेशल चट्टानों के अंदर ही पाया जाता है। और वो प्रमुख चट्टानें कौन कौन सी होती है, जो
कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों के अंतर्गत क्या पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है। इसका प्रयोग लोहा प्रगलन की भट्टियों में भी किया जाता है, यानी चूना पत्थर का प्रयोग किसमें किया जाता है? लोहा प्रगलन की भट्टियों में, और यह सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ठीक है। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में किसको प्रयोग में लिया जाता है? तो सीमेंट उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है, और यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से पाया जाता है। यानी हमारे देश में चूना पत्थर कौन से उद्योगों के लिए? सीमेंट उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि सीमेंट उद्योगों में चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। और ये हमारे देश में कौन कौन से राज्यों के अंदर? एक तो कर्नाटक राज्य में और एक आंध्र प्रदेश राज्य में मुख्य रूप से देखने के लिए मिलता है, ठीक है। खनन के खतरे, अब बात ही आती बेटा कि जब खनन से खनिज निकाले जाते हैं, और खनिज निकालना भी आवश्यक है, लेकिन उस खनन से जब खनिज निकाले जाते हैं तो किस किस प्रकार के खतरे बने रहते हैं उनकी बात करते हैं। पहला, खदानों के अंदर सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण कार्य करना मुश्किल हो जाता है, यानी खदानों के अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता, इसलिए कार्य करना क्या होता है? मुश्किल होता है। दूसरी बात, जल भराव और छतों के गिरने की समस्या के कारण खदानों में जान जाने की संभावना बनी रहती है, यानी जल भराव, जल भर गया और छतें गिर गई तो जो लोग काम वहां पर पे कर रहे हैं खदानों में, ठीक है, उनकी जान जाने की संभावनाएं बनी रहती। खदानों में निकलने वाले घोल यानी गारा से कृषि क्षेत्र सड़क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इनसे श्रमिकों में श्वास व फेफड़े संबंधी रोग की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि जब ये इस प्रकार का कार्य करते हैं तो इनके अंदर डस्ट जाता है, धूल जाती है, मिट्टी के कण जाते हैं, इसलिए श्रमिकों के अंदर श्वास और फेफड़े से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनिमय और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। यानी अगर खनन को घातक उद्योग बनने से रोकना है तो एक तो दृढ़ सुरक्षा विनियम, ठीक है, विनियम और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन होना जरूरी है। यानी सरकार के द्वारा कुछ इस प्रकार के पर्यावरण कानून बनाने चाहिए जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। खनिजों का संरक्षण, खनिज संसाधन सीमित और गैर नवीकरणीय हैं, यानी नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। खनिज संसाधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं और गैर नवीकरणीय, यानी इनको जब एक बार प्रयोग में ले लिया जाता है तो फिर इनका नवीनीकरण करना संभव नहीं होता, यानी इनको दोबारा प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि संसाधन सीमित, खनिज के संसाधन सीमित है और इनका दोबारा निर्माण नहीं किया जा सकता, यानी गैर नवीकरणीय होते हैं जो एक बार प्रयोग पर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें खनिज संसाधनों का संरक्षित करने की आवश्यकता है और इन्हें निम्न माध्यमों के द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। पहली बात, खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग, किस किस से? यानी खनिज संसाधनों को एक तो सुनियोजित तरीके से और एक सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करके संरक्षित कर सकते हैं। निम्न कोटि के इसकों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत तकनीकों का विकास करते रहना होगा। यानी निम्न कोटि के अगर अयस्क हैं उनका अगर कम लागतों पर प्रयोग करना है तो आपको क्या करना है? उन्नत तकनीकों यानी अच्छी अच्छी नई नई टेक्नोलॉजी को लाना होगा, अच्छी अच्छी तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा। संसाधनों की उपलब्धता के लिए धातुओं के पुनर्चक्रण, व्यर्थ धातुओं के प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापन उपायों पर बल देना चाहिए। पुनर्चक्रण यानी उन्हें फिर उपयोग में लाने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। व्यर्थ धातु के प्रयोग, ठीक है, यानी जो व्यर्थ धातु के उनको भी आपको प्रयोग में लेना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। और प्रतिस्थापन उपायों पर बल देना चाहिए, यानी उनकी जगह कोई नया दूसरा क्या किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम अगला टॉपिक, ऊर्जा संसाधन। देखिए बच्चों, ऊर्जा संसाधन का मतलब क्या होता है? वे संसाधन जिनसे ऊर्जा का निर्माण किया जाता है या ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ऊर्जा बनाई जाती है, उन्हें ऊर्जा संसाधन के रूप में जाना जाता है। वे संसाधन
जिनसे ऊर्जा का निर्माण किया जाता है या ऊर्जा के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। तो देखिए, और ऊर्जा संसाधन का मतलब क्या हो गया कि जिनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है, चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे प्राकृतिक गैस हो, ये सब क्या है, ऊर्जा के संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऊर्जा संसाधन से क्या अभिप्राय होता है या किन्हें ऊर्जा संसाधन के रूप में जाना जाता है? तो जिन संसाधनों का उपयोग उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति के रूप में किया जाता है, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। हमारे देश के जो उद्योग हैं, उनको चलाने के लिए जिन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, उनको ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। जैसे बिजली उत्पादन करने के लिए कोयले की भी आवश्यकता होती है, तो बिजली एक ऊर्जा का प्रकार है और उस बिजली को उत्पादन करने के लिए कोयले की आवश्यकता होती है, तो कोयला हमारे लिए क्या बन जाएगा, ऊर्जा का संसाधन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जिन संसाधनों का उपयोग उद्योगों को चलाने के लिए, किसको चलाने के लिए, उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति के रूप में, शक्ति के रूप का मतलब यहाँ पर काम में लेना एक तरीके से, ठीक है, किया जाता है, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम जैसे खनिज ईंधनों से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यानी कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, ये सारे वो खनिज ईंधन है जिनसे ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को पारंपरिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना कि जो ऊर्जा के संसाधन है, इन्हें पारंपरिक और गैर पारंपरिक दो प्रकार के स्रोतों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ऊर्जा के जो संसाधन है, एक तो इन्हें पारंपरिक स्रोतों के रूप में और एक गैर पारंपरिक स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आगे देखिए बच्चों, इनका वर्णन निम्नलिखित है। यानी एक तो आपसे बात की जा रही है ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन के बारे में, और दूसरी आपसे बात की जाएगी ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधन के रूप में। यानी अभी आपको बोला गया कि ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक तो पारंपरिक स्रोत होते हैं और एक गैर पारंपरिक स्रोत होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया जिससे आपने ऊर्जा के पारंपरिक या परंपरागत संसाधन का है, और दूसरा हो गया जिसको आपने ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन कहा है। अब देखिए बच्चों, ऊर्जा के परंपरागत संसाधन का मतलब क्या है? इनमें लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत आदि सम्मिलित है। यानी ऊर्जा के परंपरागत संसाधन के रूप में किस किस को शामिल किया जाता है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब ऊर्जा के परंपरागत संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। इनके पुनर्निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं, अतः ये अपनी प्रकृति में सीमित और अनवीनीकरणीय होते हैं, अनवीकरणीय, जिनका वापस निर्माण नहीं किया जा सकता। एक बार आपने उनका प्रयोग कर लिया है तो उनको दोबारा प्रयोग में लेना संभव नहीं होता है, इसलिए इनको अनवीकरणीय, जिनको दोबारा नया नहीं किया जा सकता, तो उन सबको ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं ऊर्जा के गैर पारंपरागत संसाधन या गैर परंपरागत संसाधन। तो देखिए, इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं और ये अपनी प्रकृति में अटूट और नवीकरणीय संसाधन है। यानी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनका वापस नवीनीकरण किया जा सकता है, उनको गैर पारंपरिक स्रोत के रूप में या साधन के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। अब हमने बात करी कि ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं या स्रोत होते हैं, एक तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत। आज हम सबसे पहले परंपरागत में जो बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करेंगे? कोयला। यानी हम बात करने जा रहे हैं आज कोयले की, कि कोयला किस प्रकार से ऊर्जा का एक परंपरागत स्रोत कहलाता है और इसके क्या उपयोग अर्थव्यवस्था में। तो कोयला भारी उद्योगों, आपने देखा होगा कि कोयले से बिजली का उत्पादन भी होता है, और हमारे देश में कई प्रकार के थर्मल पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं जो बिजली उत्पादन करने का काम करते हैं। लेकिन वो बिजली उत्पादन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वो कोयले का प्रयोग करते हैं, यानी वहां पर कोयला प्रयोग में लाया जाता है। तो कोयला भारी उद्योगों और ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कच्चा माल है।
कोयले का भार अधिक होता है, जिसके कारण भारी उद्योग तथा ताप उद्योग संयंत्र कोयला क्षेत्र अथवा उनके निकट स्थापित किए जाते हैं। यानी कोयले का भार ज्यादा होने के कारण इन उद्योगों को उस जगह स्थापित किया जाता है जहां पर कोयले की मात्रा पाई जाती है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न अर्थात दबे रहने के कारण हुआ है। यानी जो कोयले का निर्माण हुआ है वो लाखों वर्षों तक कुछ चीजें पदार्थ नीचे दबे रहे, तब जाकर के किसका निर्माण हुआ है, कोयले का। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। आगे बात करते हैं अपन जो निम्नलिखित है। एक तो पीट कोयला होता है, एक लिग्नाइट कोयला होता है, एक बिटुमन्स कोयला होता है और एक एंथ्रेसाइट कोयला होता है। अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। पिट कोयला क्या होता है, इसमें कम कार्बन व कम ताप और उच्च मात्रा में नमी पाई जाती है। यानी पिट कोयले के अंदर कार्बन की संख्या कम होती है, तापमान इसका कम रहता है और उच्च मात्रा में इसके अंदर क्या पाई जाती है, नमी पाई जाती है, उससे पिट कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट कोयला अगर अपन डिस्कस करें तो निम्न कोटि का एक भूरा एवं मुलायम, कौन सी कोटि का, निम्न कोटि का, यानी इसके अंदर गुणवत्ता कम पाई जाती है और यह मुलायम होता है, जिसमें नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है। बिटुमनस कोयला की बात करें तो इसका निर्माण गहराई में दबने अथवा अधिक तापमान से प्रभावित होने से होता है। यानी गहराई में दबने के कारण किसका निर्माण होता है, बिटुमनस कोयले का निर्माण होता है। और धातु शोधन में उच्च कोटि के बिटुमनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। यानी धातु शोधन में कौन से कोयले का प्रयोग किया जाता है, बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। वो भी कौन सी कोटि का होना चाहिए, उच्च कोटि का होना चाहिए, जिसका लोहे के प्रगलन में भी विशेष महत्व है। एंथ्रेसाइट कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला एक उच्च कोटि का कोयला माना जाता है, जिसमें काफी ज्यादा कठोरता पाई जाती है। तो एंथ्रेसाइट कोयला यह उच्च कोटि का कोयला होता है, जिसमें काफी ज्यादा कठोरता पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं बच्चों अपन पेट्रोलियम की। और आप जानते हो पेट्रोलियम वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो पेट्रोलियम को खनिज तेल और तरल सोना भी कहा जाता है। देखिए पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, खनिज तेल और तरल सोना। आपको पता है कि सोना एक बहुत महत्वपूर्ण धातु होती है, काफी कम स्थानों पे देखने के लिए पाया जाता है और बहुत ज्यादा मूल्यवान वस्तु होती है। इसी तरीके से यही परिस्थिति पेट्रोल के साथ भी, लेकिन पेट्रोल कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, तरल पदार्थ की फॉर्म में होता है, कम मात्रा में पाया जाता है, प्राइस ज्यादा होती है, इसलिए इसको तरल सोना के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम को खनिज तेल और तरल सोना भी कहा जाता है। यह कोयले के पश्चात भारत में उपयोग, ठीक है, होने वाला दूसरा प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। यानी ये दूसरा प्रमुख ऊर्जा का स्रोत माना जाता है भारत के अंतर्गत, भारत के अंदर कोयला, पेट्रोलियम सॉरी। तो भारत का पहला खनिज तेल क्षेत्र 1867 ईस्वी में डिगबोई, और डिगबोई कहाँ है, असम में खोजा गया था। यानी भारत का सबसे पहला जो खनिज तेल क्षेत्र है वह 1867 के अंदर डिगबोई यानी असम के अंदर खोजा गया था और यह मुख्यतः ईंधन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। आज हम लोग पेट्रोलियम पदार्थ का जो यूज में ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं, ईंधन के रूप में उसको यूज में लिया जा रहा है। पेट्रोलियम रिफाइनरी से वस्त्र, उर्वरक, रसायन उद्योग के लिए कच्चा माल और लुब्रिकेंट प्राप्त किए जाते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों प्राकृतिक गैस। देखिए प्राकृतिक गैस क्या है, प्राकृतिक एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। कौन सा है, महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। यह जलने पर कम कार्बन, आपको पता है अगर कम कार्बन छोड़ रही है इसका मतलब देश की अर्थव्यवस्था के लिए वो वायुमंडल के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है, और प्रदूषक उत्पन्न करती है। यानी कम से कम मात्रा में देश के में या वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा को कम से कम करती है। कोयला और पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में यह हानिकारक गैसों और अन्य प्रदूषकों के कम उत्सर्जन के साथ जलती है। यह पेट्रोकेमिकल उद्योगों को संचालित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यानी जो पेट्रोकेमिकल उद्योग है उन्हें संचालित करने के लिए
प्राकृतिक गैस ऊर्जा प्रदान करती है और इसके अतिरिक्त यह खाना पकाने और ऑटोमोबाइल के ईंधन के रूप में भी प्रयोग में ली जाती है। खाना पकाने के लिए भी अपन प्राकृतिक गैस का प्रयोग करते हैं और ऑटोमोबाइल चलाने के लिए भी या ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी किसका प्रयोग किया जाता है? प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं अपन, देखिए बच्चों, ऊर्जा और उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोगताएं कौन कौन? ऊर्जा और उर्वरक उद्योग, ये प्राकृतिक गैस के क्या है? प्रमुख प्रयोगताएं। गाड़ियों में इसका उपयोग संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में होता है, यानी आज हम लोग जो कार चलाते हैं वो किससे चलाते हैं? सीएनजी से चलाते हैं। और बच्चों, प्रेजेंट टाइम पर जो सीएनजी से कार चलती है वो कौन सी ऊर्जा कहलाती है? वो प्राकृतिक गैस कहलाती है, जो बहुत लोकप्रिय है, जिसमें काफी कम खर्चे में प्रदूषण भी कम होता है, क्योंकि पेट्रोल से जो गाड़ियां चलती है तो उनसे तो वायुमंडल में प्रदूषण पैदा होता है, लेकिन प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी जिसको कहा जाता है उससे एवरेज भी काफी अच्छा आता है और वो वायुमंडल के लिए खतरनाक भी दूसरे पदार्थों के तुलना में कम होती है। ठीक है, जो बहुत लोकप्रिय, भारत में वर्तमान में कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं, यानी वर्तमान समय में हमारे देश में कृष्णा गोदावरी जो नदी है उसके बेसिन पर प्राकृतिक गैस के नए भंडार खोजने को मिले, यानी वहां पर पे एक खजाना निकला है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जहां से सीएनजी का उत्पादन होता है। यह पश्चिमी तट के साथ मुंबई और सन्निकट क्षेत्रों, खंबात की खाड़ी और अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह के तेल के क्षेत्र में उपलब्ध पाई जाती है। विद्युत की बात करें बच्चों, तो आपको पता है कि वर्तमान युग विद्युत का युग है, उसके बिना सारा जीवन ही लोगों की अर्थव्यवस्था या देश की अर्थव्यवस्था का कोई प्रयोग नहीं है, क्योंकि जितने भी प्रकार के अर्थव्यवस्था में उद्योगों का या मशीनों का संचालन किया जाता है वो केवल और केवल विद्युत के माध्यम से ही किया जाता है। और भारत विद्युत उपभोक्ता में विश्व के कई देशों में अग्रणी देश बना हुआ है, लेकिन बात केवल उपभोक्ता की नहीं है, आपके देश में उत्पादन भी उतनी मात्रा में होना चाहिए, तब जाकर के आप उस चीज का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन उपयोग ले सकोगे। तो आधुनिक विश्व में विद्युत के प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचक माना जाता है। भारत में विद्युत दो प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है, एक तो परंपरागत रूप से और एक जल विद्युत से। ठीक है, यानी हमारे देश में विद्युत का उत्पादन एक तो परंपरागत रूप से किया जा सकता है और एक किसके माध्यम से? जल के माध्यम से किया जा सकता है। तो देखिए, परंपरागत रूप से जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि के जलने से विद्युत का उत्पादन होता है। यानी परंपरागत में क्या आएगा कि जो कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, जो प्राकृतिक गैस होती है, इनके जलने से किसका निर्माण होता है? विद्युत का निर्माण होता है। भारत में 310 से अधिक तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं, यानी वर्तमान समय में भारत में 310 से ज्यादा तापीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। अब दूसरा स्रोत क्या है विद्युत को उत्पादन करने के लिए? जल विद्युत है, यानी जल के द्वारा विद्युत का उत्पादन करना। तो जल विद्युत के सहयोग से गैर परंपरागत तरीकों द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। यह एक प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत है, यानी यह प्रदूषण रहित है, जिससे संपूर्ण भारत में बिजली प्राप्त की जा रही है। और देखिए, कुछ स्पेशल भांकड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना व कोयली जल विद्युत परियोजना आदि विद्युत उत्पन्न करती है। यानी हमारे देश की जो तीन मुख्य परियोजनाएं कौन कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और कोयली जल विद्युत परियोजना, इनके द्वारा हमारे देश में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। अब बात करते हैं हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में। और हमने पढ़ा था गैर परंपरागत स्रोतों का मतलब क्या होता है कि गैर नवीकरणीय संसाधनों का अत्यधिक उपयोग नई पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। ठीक है, यानी जो गैर नवीकरणीय, जिनका दोबारा नवीकरण नहीं किया जा सकता, उसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। यानी आपने एक बार प्रयोग करा और वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। उसको गैर नवीकरणीय संसाधन के रूप में जाना जाता है। अतः यह आवश्यक है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर बल दिया जाए। इसलिए जरूरी है कि उन स्रोतों पर ज्यादा बल दिया जाए जो नवीकरणीय है, जिनको वापस काम में लाया जा सके, जिनसे वापस उत्पादन करना संभव हो। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा को अपनाने के कारण निम्नलिखित हैं। क्यों अपनाए जाते हैं? परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा,
परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना पर बदलने के बाद प्राप्त की जाती है। जब इस प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है। और दूसरा है यूरेनियम एवं थोरियम का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। देखिए यूरेनियम और थोरियम इन दोनों का जो उपयोग किया जाता है वो परमाणु और आणविक ऊर्जा के उत्पादन के अंतर्गत किया जाता है। यानी परमाणु ऊर्जा और आणविक ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किसको प्रयोग में लिया जाता है? एक तो यूरेनियम को और एक थोरियम को। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ये झारखंड और राजस्थान के अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। एक तो कहाँ झारखंड की बात की जा रही है आपसे, और एक कहाँ पर राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट बालू में थोरियम भारी मात्रा में पाया जाता है। यानी ज्यादा थोरियम की मात्रा किसमें पाई जाती है? केरल में मिलने वाली मोनाजाइट बालू के अंदर पाई जाती है। आगे बात करते हैं अपन सौर ऊर्जा। देखिए बच्चों, गैर परंपरागत ऊर्जा का एक स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा। भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है। भारत को कौन से देश के रूप में जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय देश के रूप में जाना जाता है, और इस कारण यहाँ सौर ऊर्जा की संभावना अत्यधिक होती है। भारत उष्ण कटिबंधीय देश होने के कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है, और इसका प्रयोग अनेक कार्यों में किया जा सकता है। कौन कौन? जैसे फोटोवोल्टाइक में प्रौद्योगिकी के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी डायरेक्ट हम सूर्य के प्रकाश को किस में परिवर्तित कर सकते हैं? विद्युत में परिवर्तित कर सकते हैं। और भारत का सबसे बड़ा सौर पावर प्लांट राजस्थान में माधोपुर के निकट भुज में स्थित है। 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। क्या बोला गया है कि भारत का सबसे बड़ा सौर पावर प्लांट राजस्थान में माधोपुर के निकट कहां पर स्थित है? भुज में स्थित है। आगे बात करते हैं बच्चों पवन ऊर्जा। देखिए पवन ऊर्जा भी गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है, और पवन ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए, पवन ऊर्जा का मुख्यतः उपयोग किसके लिए किया जाता है? बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, और भारी पवन चक्कियों के संचालन के लिए किया जाता है। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, जब आप आसपास कहीं क्षेत्र में घूमने जाते हो तो बड़ी बड़ी पवन चक्कियां होती है जिसपे पंखे की टाइप में से लगा रहता है और इस तरीके से घूमते रहते हैं। यानी उनका पवन चक्कियों का जो उत्पादन किया जा रहा है या उनका जो प्रयोग किया जा रहा है वो बिजली उत्पादन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पवन ऊर्जा का अधिकतम उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, और किसके माध्यम से? पवन चक्कियों के माध्यम से किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल में से मदुरई तक अवस्थित है। यानी पवन ऊर्जा के जो फार्म की विशालतम पेटी है, विशालतम पेटी का मतलब पवन ऊर्जा उत्पादित करने वाला जो क्षेत्र है वो कहां से? तमिलनाडु में, तो नागरकोइल से लेकर मदुरई तक स्थित है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। यानी इन स्थानों पर अच्छे से पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी इन पवन ऊर्जा फार्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों का प्रयोग भारी मात्रा में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी आप जानते हो कि विद्युत का उत्पादन किससे होता है? जल से होता है। तो महासागरीय तरंगों का प्रयोग काफी ज्यादा मात्रा में विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं खंबात की खाड़ी, यानी अगर भारत में आपको ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करनी है तो इसके लिए जो अनुकूल दशाएं हैं, कहां कहां पर हम लोग ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं? वो एक तो खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिमी बंगाल में गंगा के डेल्टाइल प्रदेश में उपस्थित है। बात करते हैं बच्चों भूतापीय ऊर्जा की। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का उपयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। देखिए क्या बात बोली गई आपको कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का उपयोग कर, यानी पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है वहां आप ताप का प्रयोग करिए और उससे उत्पन्न की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को क्या कहोगे आप लोग? भूतापीय ऊर्जा कहेंगे, क्योंकि अपन ने भू से प्राप्त करा है उसको ताप दे करके।
यहाँ भूतापीय प्रवणता अधिक होती है, उन क्षेत्रों का तापमान भी अधिक होता है। यानी जिन क्षेत्रों में भूतापीय है प्रवणता ज्यादा होती है और उन क्षेत्रों का तापमान भी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। पृथ्वी का वह तप्त भाग जहां पर भूमिगत जल उपस्थित होता है, वहां पर जल भाप में परिवर्तित होकर ऊपर की ओर उड़ता है। देखो क्या बोला गया है आपसे बच्चों कि पृथ्वी का वह तप्त भाग जहां पर भूमिगत जल उपस्थित होता है, यानी पृथ्वी का वो भाग जहां पर क्या होता है, भूमिगत जल उपस्थित होता है, यानी भूमि के अंदर जल उपस्थित होता है, और वहां पर जल भाप में परिवर्तित होकर ऊपर की ओर क्या होता है, उड़ता है। इसी भाप का प्रयोग करके टरबाइन को चलाया जाता है और विद्युत उत्पन्न होती है। यानी पृथ्वी के अंदर जो भूमिगत जल होता है वो भाप बनकर जब ऊपर आता है तो उसी से क्या करा जाता है, टरबाइन को चलाया जाता है और विद्युत का उत्पादन कर लिया जाता है। भारत के 2 स्थानों पर प्रायोगिक रूप से इस प्रकार की परियोजनाएं चलाई जा रही है। कौन? जैसे लद्दाख में पूगा घाटी और हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वतीय घाटी। यानी ये 2 ऐसी घाटियां जहां पर पे इस प्रकार की परियोजनाएं चलाई जा रही है। अब बात करते हैं बच्चों ऊर्जा और संसाधनों का संरक्षण। देखिए बच्चों, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण का अभिप्राय है कि हमारे देश में आपको पता है कि ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण यानी उन साधनों का संरक्षण हमें करना चाहिए जिनसे ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। और बच्चों ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण करने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है और जितनी ऊर्जा की मांग है उस ऊर्जा की मांग के अनुरूप ऊर्जा की क्या हो जानी चाहिए, पूर्ति हो जानी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा करना है तो उससे पहले हमें ऊर्जा उत्पन्न करने वाले जितने भी संसाधन हमें हमारे देश में उपलब्ध है उन सभी संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है।